नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का, और मैं हूं अनुभव उपाध्याय। साथियों, पिछले कुछ हफ्तों से भारत और नेपाल के बीच चाय व्यापार, सीमा विवाद, काला पानी, लिपू लेक जैसे मुद्दों पर लगातार तनाव देखने को मिला है। लेकिन अब एक नया मुद्दा सामने आ गया है, और यह मुद्दा किसी सीमा का नहीं, किसी नक्शे का भी नहीं, बल्कि सीधे आम आदमी की रसोई से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और वो है चीनी। वही चीनी जो नेपाल की चाय, बिस्किट, जूस, मिठाई और कन्फेक्शनरी उद्योग की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। नेपाली मीडिया ने इन दिनों एक सवाल बहुत तेजी से उठाया है कि अगर भारत अगले कई वर्षों तक चीनी निर्यात नहीं करता तो नेपाल क्या करेगा? क्या नेपाल में चीनी महंगी हो जाएगी? क्या नेपाल को पाकिस्तान और ब्राजील से चीनी खरीदनी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की इथेनॉल नीति और अल नीनो मिलकर नेपाल की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाने वाले हैं? आज के इस पूरे वीडियो में हम इसी मामले से शुरुआत करेंगे और अंत तक समझेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है वो टाइम पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, और आज का टॉपिक है नेपाल को नहीं मिलेगी भारत की चीनी, क्या पाकिस्तान से इंपोर्ट करेगा? दो समाचार पत्रों की दो कटिंग आपके स्क्रीन पर दिख रही है, और दोनों के दोनों जो है वो राइटर्स से है। एक समाचार जो कि 13 मई 2026 का है, और इस पर हमने पहले एक वीडियो बना लिया है, और दूसरा कल का है, 22 जून का। 13 मई में जब हमने वीडियो बनाया था तो हमने इस पर चर्चा किया था कि इंडिया बैन शुगर एक्सपोर्ट अंटिल सितंबर 26 टू कूल लोकल प्राइस। और कल की न्यूज है कि इंडिया लाइकली टू वांट एक्सपोर्ट शुगर फॉर ईयर्स एज एल नीनो एथेनॉल स्क्वीज सप्लाई। और कहा जा रहा है कि आने वाले 3 साल तक तो भारत ने जो है वो मान के रखा है कि हम चीनी की सप्लाई कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो एल नीनो का प्रभाव है, और दूसरा हम एथेनॉल पर, आप जान रहे हैं साथियों कि भारत में पेट्रोल में जो है वो एथेनॉल मिलाया जा रहा है। E20 की जगह E85 आ चुका है, यानी कि 85% एथेनॉल है पेट्रोल में। आने वाले समय में ये 100% की बात की जा रही है। यानी कि भारत जो है वो पेट्रोलियम्स में जो हमारे पेट्रोल्स हैं, जो हमारे इस जगह पे वो क्या कर रहा है, वो एथेनॉल का ज्यादा यूज कर रहा है। उसके लिए गन्ना और मक्के के ऊपर निर्भरता जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही। तो नेपाल में चीनी संकट और भारत ने क्यों रोकी सप्लाई, यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नेपाल में चीनी संकट की चर्चा क्यों शुरू हुई। तो नेपाल के प्रमुख समाचार पोर्टल है जिसका नाम है रतोपति की एक रिपोर्ट आई, जिसमें विराटनगर के बारे में जो चेतावनी दी गई, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो गन्ना उत्पादन के लिए है, कई सारी कंपनियां हैं, कई सारी फैक्ट्रियां हैं, कि भारत में गन्ने उत्पादन में आ रही गिरावट जो है वो भविष्य में नेपाल के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। उनका कहना है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में मौसम संबंधी असामान्य परिस्थितियां देखने को मिल रही है। कई राज्यों में बेमौसम बारिश हो रही है, तो कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति देखने को मिल रही है। और वही कई इलाकों में अगर हम बात करें तो अत्यधिक गर्मी और जल संकट ने गन्ने की खेती को प्रभावित किया है। गन्ना एक ऐसा फसल है जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी और लंबी अवधि तक स्थिर मौसम की आवश्यकता होती है। ऐसे में उत्पादन प्रभावित होने का सीधा असर चीनी उद्योग के ऊपर पड़ता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। साथ ही नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देशों के लिए चीनी का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। और यही कारण है कि जब भारत अपने घरेलू बाजारों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है तो चीनी निर्यात पर नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर देता है। तो उससे उसके जो पड़ोसी देश जो भारत के ऊपर निर्भर हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव जो है वो पड़ना शुरू हो जाता है। फिलहाल नेपाल में स्थिति सामान्य दिखाई दे रही है। बाजार में चीनी उपलब्ध है, कीमतों में अभी कोई बहुत बड़ा झटका नहीं आया, लेकिन इसका कारण यह है कि नेपाल के पास पहले से आयातित चीनी का कुछ स्टॉक जो है मौजूद है। यानी वर्तमान व्यवस्था पुराने भंडार के सहारे चल रहा है। लेकिन असल चिंता जो है वो भविष्य को लेकर। यदि भारत आने वाले वर्षों में निर्यात सीमित रखता है या घरेलू जरूरतों के कारण चीनी भेजने में कटौती करता है, तो नेपाल को 6 महीने से 1 वर्ष के भीतर जो है इसका प्रभाव महसूस होना शुरू हो सकता है। और यही वजह है कि नेपाल के उद्योग जगत में अभी से इस मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि सवाल सिर्फ चीनी का नहीं, सवाल उस निर्भरता का है जो नेपाल की खाद्य और उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को भारत के ऊपर पूरी तरह से निर्भर बना के रखा हुआ है। साथियों, नेपाल को हर साल बात करें तो 2.5 लाख टन जो है वो चीनी चाहिए, और नेपाल 1.5 लाख टन जो है वो चीनी का उत्पादन करता है। भारत में गन्ने के फसल जो है खराब हो रहे हैं, कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है, कहीं सूखे की स्थिति जो है देखने को मिल रही है। बेमौसम बारिश का असर जो है वो भारत के खाद्यान्नों पर देखने को मिल रहा है। अल नीनो का खतरा भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो साथियों, सवाल हमने कहा कि जो प्रश्न आज जो बन चुका है वो यहीं से पूरी की पूरी जो है वह भू राजनीति की परत जो है वो खोलना शुरू हो गई। यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि आखिर भारत अचानक चीनी निर्यात सीमित क्यों कर रहा है? क्या केवल उत्पादन की समस्या है या इसके पीछे कोई बड़ी आर्थिक रणनीति भी काम कर रही है?
दरअसल साथियों, इसके पीछे तीन परतें जो है वो काम कर रहे हैं, तीन बड़े कारण जो है काम कर रहे हैं। पहला, घटता हुआ उत्पादन। भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादकों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मौसम की अनिश्चितता जो है वो लगातार बढ़ी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में कभी सूखे की स्थिति बन जा रही है, तो कभी अत्यधिक बारिश ने फसल को नुकसान पहुंचा है। कई क्षेत्रों में जलाशयों का स्तर घट गया है, सिंचाई प्रभावित हुई है और इसका सीधा असर गन्ने की उत्पादकता पर पड़ रहा है। साथियों, गन्ना कोई साधारण फसल नहीं, इसे लंबे समय तक पर्याप्त पानी और स्थिर मौसम की आवश्यकता होती है। ऐसे में मौसम में छोटी गड़बड़ी भी उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। दूसरा अगर हम कारण देखें तो वह है घरेलू मांग का दबाव। भारत केवल एक बड़ा उत्पादक नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता भी है। देश में हर साल 28 से 29 मिलियन टन चीनी की खपत होती है। बात त्योहारों की करें, खाद्य उद्योग की करें, मिठाई की करें, पेय पदार्थ करें, हर क्षेत्र में चीनी की बहुत बड़ी मांग है। जब उत्पादन और खपत के बीच अंतर कम होने लगता है, तो सरकार की पहली प्राथमिकता घरेलू बाजार को स्थिर रखना होता है। सरकार नहीं चाहती कि निर्यात बढ़ने से देश के भीतर चीनी की कीमतें अचानक बढ़ जाए, और यही कारण के ऐसे समय में निर्यात को नियंत्रित किया गया। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है साथियों, वो है इथेनॉल मिशन। जैसा कि हमने कहा कि भारत में इथेनॉल का प्रयोग जो है वो पेट्रोल में किया जा रहा है, और यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे सबसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं। भारत में पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा जो है उस पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण बढ़ाने का लक्ष्य पर जो है उस पर आगे बढ़ रही है, और इस नीति का उद्देश्य यह है कि विदेशों से जो हम तेल के लिए निर्भर हैं वो कम किया जाए, कच्चे तेल की आयात बिल को जो है वो घटाया जाए, किसानों को अतिरिक्त बाजार उपलब्ध कराया जाए। लेकिन इसका एक दूसरा प्रभाव भी सामने आया है। पहले जो गन्ना चीनी बनाने में इस्तेमाल होता था, अब उसका बहुत बड़ा हिस्सा इथेनॉल उत्पादन में जाने लगा है। यानी गन्ने का उत्पादन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसकी प्राथमिकता जो है बदल गई है। और एक ही फसल जब दो अलग अलग क्षेत्रों में मांग उसकी हो जाए, तो चीनी उद्योग और ऊर्जा उद्योग, ये दो उद्योग इस समय भारत में सबसे ज्यादा, तो नतीजा ये हुआ कि बाजार में उपलब्ध अतिरिक्त चीनी यानी कि जो सरप्लस था वो धीरे धीरे कम होने लगा। और यही वजह है कि भारत पहले की तरह बड़े पैमाने पर चीनी निर्यात करने की स्थिति में नहीं है। और जब भारत जैसे विशाल उत्पादक देश की निर्यात में कमी आती है, तो इसका असर जो है वो केवल भारत तक नहीं है, भारत के पड़ोसी देश जो भारत के ऊपर निर्भर है उनके ऊपर भी है। बात केवल नेपाल की नहीं है साथियों, भारत से चीनी नेपाल के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे कई अन्य पड़ोसी देश भी लेते हैं, तो इन सारे देशों के ऊपर भी इसका प्रभाव महसूस होगा। यानी यह केवल कृषि या खाद्य नीति का मामला नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, घरेलू बाजार, क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ा एक बहुत बड़ा आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। लेकिन अभी सवाल यह है कि भारत इन नीति से सबसे ज्यादा चिंता नेपाल को क्यों हो रही है? आखिर नेपाल अपनी चीनी खुद क्यों नहीं बना पाता? और यहीं से हम पूरे के पूरे बात को समझेंगे। साथियों, अब आते हैं उस शब्द का जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, और वो शब्द है, वो है एल नीनो। हमें समझना है ये एल नीनो है क्या। आखिर एल नीनो का नेपाल की चीनी कीमतों से क्या संबंध है? दरअसल संबंध बहुत गहरा है साथियों। एल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली एक जलवायु घटना है। जब प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्सों का समुद्री तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, तो दुनिया भर के मौसम चक्र जो है वो प्रभावित होने लगते हैं। हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद इसका असर दक्षिण एशिया तक पहुंचता है। भारत में एल नीनो का अक्सर कमजोर मानसून, कम वर्षा, वर्षा की अनिश्चितता से जोड़ा जा रहा है, और यही शुरू होता है पूरा समस्या। गन्ना भारत की सबसे अधिक पानी मांगने वाली फसलों में से एक है। यदि मानसून कमजोर पड़ता है तो जलाशयों में पानी कम होगा, सिंचाई प्रभावित होगी, गन्ने की बुआई घट जाएगी, और कई क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम हो सकता है। अब पूरी श्रृंखला को, पूरे क्रोनोलॉजी को आप समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कम बारिश हुआ, कम गन्ना हुआ, कम चीनी हुआ, फिर कम निर्यात हो। यानी मौसम की एक समस्या धीरे धीरे पूरे दक्षिण एशिया के खाद्य आपूर्ति और व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। और विशेषज्ञों की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि भारत केवल अपने लिए चीनी नहीं बनाता। भारत नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, कई अन्य देशों की आपूर्ति श्रृंखला भी किसी न किसी रूप से अगर हम देखें तो भारत के उत्पादन से जुड़ा हुआ। यानी आने वाले वर्षों में एल नीनो जैसी परिस्थितियां अगर बार बार बनती हैं, तो भारत को अपने घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, और ऐसी स्थिति में निर्यात स्वाभाविक रूप से जो है वो सीमित हो जाएगा। और यही कारण है जिसके चलते नेपाल के उद्योग जगत में अभी से चिंता दिखाई दे रही है। कई व्यापार विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन, एल नीनो की पुनरावृत्ति और इथेनॉल की बढ़ती मांग मिलकर वैश्विक चीनी बाजार की संरचना को जो है वो पूरी तरह से बदल रही है। यानी ये केवल एक साल का संकट नहीं हो सकता है, बल्कि आने वाले कई वर्षों की नई वास्तविकता भी बन सकती है। और यदि ऐसा हुआ तो सबसे अधिक दबाव उन देशों पर पड़ेगा जो अपनी जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात के ऊपर निर्भर है। नेपाल उन्हीं में से एक है।
लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल उठता है कि अगर भारत चीनी कम भेजेगा तो क्या नेपाल किसी दूसरे देश से चीनी खरीद सकता है, या फिर नेपाल की भारत पर निर्भरता इतनी गहरी है कि उसके पास विकल्प बहुत सीमित है। और वहीं से हम आगे की बात को समझें। साथियों, अभी तक हमने समझा कि भारत में उत्पादन क्यों प्रभावित हो रहा है, एल नीनो को लेकर चिंता क्यों बढ़ रही है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर नेपाल इस मुद्दे को लेकर इतना ज्यादा चिंतित क्यों। इसका जवाब नेपाल के आयात निर्भरता में छुपा हुआ है। नेपाल की कुल वार्षिक चीनी मांग लगभग 2.5 लाख टन के आसपास बताई है, जबकि उसका घरेलू उत्पादन 1.5 लाख टन के आसपास है। यानी कि नेपाल की निर्भरता भारत पर 60 से 70% आवश्यकताओं के लिए है, चाहे वो चीनी हो, पेट्रोलियम पदार्थ हो, दवाई हो, खाद्य सामग्री हो, निर्माण सामग्री हो, इन सभी के लिए जो है भारत। तो नेपाल पर अब प्रश्न यही है कि क्या चीनी अब महंगी होगी। तो साथियों, हमने कहा कि 2.5 लाख की डिमांड है और 1.5 लाख टन का उत्पादन हो रहा है, यानी कि 1 लाख टन की कमी है। और यही वो अंतर है जिसे नेपाल को आयात के माध्यम से पूरा करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि नेपाल सबसे ज्यादा चीनी कहां से खरीदता है। तो नो डाउट भारत से ही। और इसका पीछे व्यवहारिक कारण है कि भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा व्यवस्था है। दोनों देशों के बीच सड़क और रेल संपर्क अपेक्षाकृत आसान है। भौगोलिक निकटता के कारण परिवहन लागत काफी कम रहती है। और दशकों पुराने व्यापारिक संबंधों ने भारतीय चीनी को नेपाली बाजार और का स्वाभाविक विकल्प बना दिया। और यही कारण है कि नेपाल के व्यापारी और उद्योगपति भारत की चीनी नीति पर लगातार नजर रखते हैं, क्योंकि यदि भारत की आपूर्ति कम होती है तो नेपाल को तुरंत अपने वैकल्पिक स्रोत तलाशने पड़ेंगे। लेकिन समस्या यही शुरू होती है कि वैकल्पिक स्रोत मतलब क्या। क्या भारत के अलावा अब नई समस्या जो है विकल्पों की, उस विकल्प में नेपाल किसको विकल्प मानेगा। ब्राजील, थाईलैंड या अन्य किसी चीनी उत्पादक देश से आयात करना संभव है, लेकिन उसकी कीमत अधिक पड़ सकती है। समुद्री परिवहन, बीमा, बंदरगाह शुल्क, लंबी आपूर्ति श्रृंखला जो कि लागत को बढ़ा सकती है। यानी नेपाल को केवल चीनी की उपलब्धता ही नहीं बल्कि उसकी कीमत की भी चिंता है। यदि आयात महंगा हुआ तो उसका असर सीधे नेपाली उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। खाद्य पदार्थों की कीमतों पर पड़ सकता है, मिठाई उद्योग प्रभावित हो सकता है, खुदरा बाजार में महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। और यही वजह है कि नेपाल में इस मुद्दे को केवल व्यापारिक समस्या नहीं माना जाता, बल्कि इसे खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से जुड़ा हुआ विषय माना जाता। क्योंकि जब किसी देश की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता किसी एक बाहरी स्रोत के ऊपर निर्भर होती है, तो उस स्रोत को आने वाला छोटा सा बदलाव भी राष्ट्रीय स्तर की चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन क्या भारत जानबूझकर नेपाल को चीनी नहीं दे रहा है, या यह केवल अपनी घरेलू जरूरतों और ऊर्जा नीति का परिणाम है। और भारत की इस नीति की दक्षिण एशिया की राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है, यह भी हमें समझना है। हमें यह भी समझना है कि क्या पाकिस्तान नया सप्लायर बन सकता है। और यह एक बहुत दिलचस्प सवाल है। यदि भारत चीनी निर्यात सीमित कर देता है तो क्या नेपाल किसी दूसरे देश से अपनी जरूरत की पूरी करेगा। नेपाल के उद्योग जगत के इस समय मुख्य दो नाम चर्चा में है, वो है ब्राजील और पाकिस्तान। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम ब्राजील की बात करें। साथियों, ब्राजील के बारे में बात करें तो ब्राजील दुनिया का प्रमुख शुगर एक्सपोर्टर है। उच्च गुणवत्ता और बड़े उत्पादन की क्षमता है। दक्षिण एशिया के लिए विश्वसनीय और किफायती सप्लाई विकल्प है। भारत और नेपाल के लिए शुगर इंपोर्ट का नया स्रोत भी बन सकता है। यानी कि अगर कुल मिलाकर हम ब्राजील की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वैश्विक चीनी व्यापार में उसकी हिस्सेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उत्पादन क्षमता के लिहाज से वह नेपाल की पूरी जरूरत कई गुना अधिक मात्रा में पूरा कर सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। पाकिस्तान का गन्ना उत्पादन दक्षिण एशिया में काफी बड़ा और वहां का चीनी उद्योग लंबे समय से स्थापित है। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो दोनों देश नेपाल को चीनी बेच सकते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया केवल उत्पादन से नहीं चलती बल्कि लॉजिस्टिक और लागत से चलती है। और यहीं पे भारत एक प्राकृतिक लाभ कमा ले रहा है, मिल रहा है। वो है भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा, सड़क संपर्क मौजूद है, दूरी कम है, माल ही कुछ दिनों में नेपाल के बाजारों में आसानी से पहुंच जाता है। अब कल्पना कीजिए कि चीनी ब्राजील साउथ अमेरिका वहां से आ रहा है नेपाल। उसे पहले समुद्री जहाज से हजारों किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर की यात्रा करते हुए वो पहुंचेगा किसी बंदरगाह पे। तो बंदरगाह कौन दे रहा है, तो भारत ही दे रहा है, या दूसरा चीन की तरफ से। अब ये जो बंदरगाह पहुंचेगा तो इससे ट्रांजिट व्यवस्था के जरिए नेपाल पहुंचाया जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में समय भी अधिक लगेगा, लागत भी अधिक लगेगी। पाकिस्तान के मामले में स्थिति उतनी सरल नहीं है। भले ही भौगोलिक रूप से दक्षिण एशिया में पाकिस्तान स्थित है, लेकिन उसकी आपूर्ति श्रृंखला भारत जैसी सहज और स्थापित नहीं। व्यापारिक मार्ग नहीं है, ट्रांजिट व्यवस्था नहीं है, परिवहन लागत अतिरिक्त चुनौतियां जो है पैदा कर सकता है। यानी समस्या ये नहीं है कि नेपाल को चीनी मिलेगी या नहीं, समस्या ये है कि उसे
कितनी कीमत पर मिलेगी। और अर्थव्यवस्था में कई बार उपलब्धता से ज्यादा महत्वपूर्ण कीमत होती है। यदि आयात महंगा होता है तो उसका असर सीधे बाजार पर दिखाई देगा। खाद्य उद्योग की लागत बढ़ेगी, मिठाई और पेय पदार्थ उद्योग प्रभावित होंगे और अंततः अतिरिक्त बोझ उपभोक्ता को उठाना पड़ सकता है। और यही कारण है कि नेपाल के लिए भारत केवल एक आपूर्तिकर्ता नहीं बल्कि सबसे सस्ता, सबसे तेज, सबसे व्यवहारिक आपूर्ति स्रोत भी है। और इसी वजह से भारत की चीनी नीति में होने वाले हर बदलाव नेपाल की अर्थव्यवस्था में तुरंत चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन क्या यह केवल चीनी का मामला है? यहां हमें नेपाल और भारत के बीच मौजूद उस गहरी आर्थिक निर्भरता को भी याद करना होगा जो पेट्रोलियम से लेकर खाद्यान्न और दवाइयों तक फैली है। साथियों, यदि चीनी महंगी होती तो सबसे पहले जो प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं, महंगी अगर होगी तो सबसे प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं जूस, बिस्किट उद्योग, कन्फेक्शनरी उद्योग, चॉकलेट उद्योग, बेकरी उद्योग। और इन उद्योगों के लिए चीनी एक प्रमुख कच्चा माल है। कच्चा माल महंगा हुआ तो उत्पाद महंगे होंगे, उत्पाद महंगे होंगे तो उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा, अंततः इसका असर महंगाई पर दिखेगा। अब पूरे विवाद में एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या भारत जानबूझकर नेपाल पर आर्थिक दबाव बना रहा है? क्या चीनी निर्यात में कमी किसी भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? पहली नजर में कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, खासकर तब जब नेपाल में भारत और के ऊपर अत्यधिक निर्भरता को लेकर पहले से बहस चल रही है। लेकिन उपलब्ध तथ्य और सरकारी आंकड़े हैं, उन हिसाब से अगर हम बात करें तो ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं हो, क्योंकि भारत ने केवल नेपाल के लिए कोई विशेष प्रतिबंध नहीं लगाया। भारत की निर्यात नीति व्यापक स्तर पर लागू हुई है। इसका असर उन सभी देशों के ऊपर पड़ रहा है जो भारतीय चीनी के ऊपर निर्भर है। भारत सरकार की प्राथमिकता, चिंता इस समय घरेलू बाजार की स्थिरता को लेकर। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश के भीतर पर्याप्त चीनी उपलब्ध हो, कीमतों में नियंत्रण जो है वो लगा के रखा जाए, उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ ना डाला जाए। इसके अलावा एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम में किसी भी प्रकार से रुकावट ना हो, जिसके कारण गन्ने का एक बहुत हिस्सा जो है ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा कर रहा है। साथ में ही ये भी ध्यान रखना है कि मौसम संबंधी चुनौतियों और उत्पादन को लेकर बनी अनिश्चितता ने भी सरकार को अधिक सतर्क कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में निर्यात को सीमित करना और भारत के लिए एक आर्थिक और कृषि नीति का निर्णय जो है दिखाई देता है, ना किसी विशेष देश के खिलाफ उठाया गया कोई कदम। और यही वजह है कि अधिकांश आर्थिक विशेषज्ञ इस मुद्दे को भू राजनीतिक टकराव के बजाय आपूर्ति की मांग के संतुलन से जुड़ा हुआ विषय मानते हैं। हालांकि नेपाल के नजरिए से चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि जब किसी देश की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बड़े पैमाने पर एक ही स्रोत पर निर्भर हो तो उस स्रोत की नीति में होने वाला बदलाव तुरंत राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन अभी तक उपलब्ध संकेत यही बताते हैं कि यह मामला राजनीतिक दबाव से ज्यादा कृषि उत्पादन, ऊर्जा नीति और घरेलू बाजार प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। यानी फिलहाल इसे भारत नेपाल संबंध में किसी नए तनाव के रूप में नहीं बल्कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम के रूप में समझना अधिक उचित होगा। तो कुल मिलाकर कहानी केवल चीनी की नहीं, यह कहानी बताती है कि दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी है। भारत में मानसून अगर कमजोर पड़े तो असर नेपाल तक पहुंच सकता है। भारत इथेनॉल उत्पादन करे तो इसका प्रभाव पड़ोसी देशों के आयात व्यवस्था पर दिखाई दे सकता है। और यही वैश्वीकरण और क्षेत्रीय आर्थिक परस्पर निर्भरता की वास्तविकता है। नेपाल के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती केवल चीनी खरीदने की नहीं बल्कि अपने आयात स्रोतों में विविधता लाने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने की, क्योंकि किसी भी देश के लिए सबसे सुरक्षित स्थिति वही होती है जब उसकी खाद्य सुरक्षा केवल बाहरी स्रोतों के ऊपर निर्भर नहीं। आने वाले महीनों में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि भारत की उत्पादन स्थिति कैसी रहती है, मानसून क्या संकेत देता है, नेपाल इस संभावित चुनौती का सामना किस प्रकार करता है। तो साथियों, आप क्या सोचते हो? क्या नेपाल को भारत पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए या भारत ही आने वाले वर्षों में फिर से उसका सबसे भरोसेमंद चीनी आपूर्तिकर्ता बन सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही गहन भू राजनीतिक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत।